हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में एक बार फिर क्लास 12 फिजिक्स हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 10, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं धारामापी गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो एक और महत्वपूर्ण लेक्चर आप सभी बच्चों के लिए। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की ये क्लास। आज सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम क्या क्या सीखेंगे। धारामापी, ठीक है, गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं ये तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसका धारामापी तो देखेंगे, साथ ही साथ बच्चों इसका सिद्धांत कि ये कैसे कार्य करता है, किस सिद्धांत पर ये वर्क करता है ये हम देखेंगे, ठीक है, सिद्धांत। फिर इसके जो दो प्रकार हैं बच्चों, ठीक है, जो मुख्य रूप से इस चैप्टर में हमको पढ़ना होता है, निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी, ये दोनों प्रकार बताएंगे। और अंत में धारामापी की जो शुभग्राहिता होती है वो आपको सिखाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें आज की ये महत्वपूर्ण क्लास। सबसे पहले सुनिएगा धारामापी गैल्वेनोमीटर। वैसे तो नाम से स्पष्ट होता है कि जो धारामापी होता है, जो गैल्वेनोमीटर होता है बच्चों, उससे क्या किया जाता है, उससे धारा का मापन किया जाता है, ठीक है, उससे हम धारा को मापते हैं, इसलिए इसको गैल्वेनोमीटर या धारामापी बोला जाता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, हम डेफिनेशन में लिखेंगे बच्चों, किसी विद्युत परिपथ में अल्प विद्युत धारा के मापन के लिए, बहुत ही कम विद्युत धारा के मापन के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ एक कंडीशन होती है बच्चों, बहुत ही कम जब हमको विद्युत धारा का मापन करना होता है, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में अल्प विद्युत धारा के मापन के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारामापी या क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। डेफिनेशन तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। विद्युत परिपथ में बहुत ही कम अल्प धारा मापन के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं वो धारामापी या गैल्वेनोमीटर होता है। जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे ना तो बहुत सारे आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई देंगे धारा मापने वाले बच्चों। तो जहां पर जी लिखा होगा वो होता है गैल्वेनोमीटर, ए लिखा है अमीटर होता है, वी लिखा है वोल्टमीटर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, वो धारामापी होता है, ठीक है। आगे इसके सिद्धांत की बात करते हैं कि धारामापी का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है। तो धारामापी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, यह युक्ति इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि यदि किसी समान या नियत चुंबकीय क्षेत्र में बोलता है एक कुंडली रखी जाए और इसमें धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। देखिए एक्चुअल में छोटा सा इसमें बात है, यहां क्या करते हैं बच्चों, एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, दो पोल जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं NS। इसके बीच में ना हम एक कॉइल रख लेते हैं, इसके बीच में हम एक कॉइल को रख लेते हैं बच्चों, ठीक है, कॉइल को रख लेते हैं। तो होता क्या है, देखिए आपको मालूम है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से जाती है बच्चों, N से किधर जाती है, S की ओर जाती है, N से S की ओर जाती है, ठीक है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे होने के कारण, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, ये जो आयताकार कुंडली बच्चों, इसकी भुजाओं पर क्या लगता है, बल लगता है। और ये बल जो रहते हैं परिमाण में बराबर और दिशाओं में क्या होते हैं बच्चों, विपरीत होते हैं, ठीक है। परिमाण में बराबर और दिशाओं में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। यही चीज मैंने यहां भी बताया कि यह युक्ति इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि यदि किसी समान या नियत चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली रखी जाए और इसमें धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। पिछला क्लास आपने देखा होगा तो आपको जरूर ये बात समझ में आएगी। चुंबक के दो ध्रुवखंड, बीच में एक कॉइल है, कॉइल में जैसी करंट फ्लो कराई जाएगी उस पर दो भुजाओं पर बल लगेगा, F और F दोनों परिमाण में बराबर, दिशाओं में विपरीत होंगे, बल युग्म का निर्माण करेंगे। मतलब यहां पर एक बल आघूर्ण क्या करने लगेगा बच्चों, कार्य करता है। इस बल युग्म का मान या बल आघूर्ण का मान कुंडली में प्रवाहित धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। बोलता है ये जो बल आघूर्ण लगता है ना, उसका मान कुंडली में प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर करता है। अर्थात जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होती है उतना अधिक कुंडली पर क्या लगता है, बल आघूर्ण का मान होता है। और इसी प्रिंसिपल पर क्या करता है बच्चों, धारामापी कार्य करता है, ठीक है। बिल्कुल लेंदी नहीं कर रहा हूं आप लोगों के लिए, सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने, समझ में आया किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर से एक बार सुनिएगा, एक कुंडली को बच्चों हम कहाँ रखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी वृत्ताकार या धारावाही जो लूप होता है बच्चों, उस पर बल आघूर्ण
तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा, जैसी धारा प्रवाहित करेंगे बल कार्य करने लगेगा। ठीक है, दो बल होते हैं बच्चों, दो भुजाओं पर, परिमाण में समान होते हैं, दिशाओं में विपरीत होते हैं, एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं और यहाँ एक बल आघूर्ण काम करता है। बल आघूर्ण का मान किस पर निर्भर करता है? प्रवाहित धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। ठीक है, जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित किया जाए उतनी ज्यादा क्या होता है बोलता है, बल आघूर्ण का मान होता है। इसी प्रिंसिपल पर धारामापी वर्क करता है। अब देखिए कैसे। ठीक है, आगे हम उसकी जो वर्किंग है या उसका जो डायग्राम है बच्चों, कंस्ट्रक्शन है, वो देखने से पहले धारामापी के प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, धारामापी कितने प्रकार के होते हैं? तो धारामापी जो होते हैं बच्चों मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक बात सुन लीजिएगा। ठीक है, धारामापी के मुख्य भाग, धारामापी में कितने, धारामापी किन किन से मिलकर बना होता है, धारामापी के मुख्य भाग कितने होते हैं? दो चीजें मुख्य रूप से होती है बच्चों धारामापी में, एक होता है चुंबक, एक होता है बच्चों चुंबक, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है बच्चों यहाँ कुंडली। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या होती है बच्चों? कुंडली। एक चुंबक होती है और एक कुंडली होती है। ठीक है, धारामापी के मुख्य दो भाग होते हैं, एक चुंबक होता है, एक कुंडली होती है। तो इसी दोनों के आधार पर दो मुख्य भाग है, चुंबक और कुंडली। धारामापी को हम दो भाग में बांट सकते हैं। देखिए होता क्या है, दो प्रकार की धारामापी बनाई जाती, ये मुख्य दो भाग हैं। जिस धारामापी में क्या होता है बच्चों, चुंबक स्थिर रहता है और कुंडली घूमती है। ठीक है, चुंबक क्या रहता है अपने जगह पर स्थिर रहता है और कुंडली घूमती है, उसे हम कहते हैं चल कुंडली, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारामापी। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या चीज घूम रही है? कुंडली घूम रही है। चुंबक अपने जगह में क्या है बच्चों? स्थिर है। चुंबक अपने जगह में क्या है? स्थिर है, इसलिए इसको बोलते हैं हम चल कुंडली धारामापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और दूसरा प्रकार, दूसरे प्रकार में चल चुंबक धारामापी। यहां पास क्या होता है, कुंडली जो होती है बच्चों वो स्थिर होती है, जो कुंडली होती है ना वो स्थिर होती है, और चुंबक जो होता है बच्चों वो घूमता है, तो इसे हम बोलते हैं चल चुंबक धारामापी, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। बात समझ में आई? धारामापी के मुख्य दो पार्ट होते हैं, दो मुख्य भाग होते हैं, एक चुंबक होता है, एक कुंडली होती है, एक मैग्नेट और एक कॉइल। इसी आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं बच्चों, चल कुंडली धारामापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जहां पास में कुंडली घूमती है वो होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारामापी। और जहां पास में चुंबक, जो चुंबक होता है बच्चों, चुंबक घूमता है, उसे मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। हमको पढ़ना क्या है? हमको मुख्य रूप से 12th की क्लास में पढ़ना होता है बच्चों चल कुंडली धारामापी। किसके बारे में पढ़ना होता है? चल कुंडली धारामापी के बारे में पढ़ना होता है। तो सुनिएगा बात, चल कुंडली धारामापी भी दो प्रकार का होता है। चल कुंडली धारामापी पढ़ना है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है निलंबित, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। निलंबित, निलंबित मतलब लटका हुआ या लटकाया गया। ठीक है, ऐसा जिसमें जो क्या होता है लटका हुआ रहता है या लटकाया गया रहता है, उसको हम निलंबित या सस्पेंडेड कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बच्चों सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, और दूसरा होता है किलकित, जो एक कील के सहारे की सहायता से लटका रहता है, उसको किलकित चुंबक बोलते हैं। किलकित चुंबक धारामापी, पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। तो ये हमारे पास में दो हैं। ये हमारे पास में कितने बच्चों? दो हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो यही हमको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित चुंबक धारामापी। ठीक है, ये दोनों हमको पढ़ना है। चलिए, तो अब बात करेंगे निलंबित कुंडली धारामापी की। बच्चों किसकी बात करते हैं? निलंबित कुंडली धारामापी की। डायग्राम देखिए बोर्ड पर, डायग्राम मैं आपको बताते जाता हूं। यहां पास NS बच्चों, ये चुंबक के ध्रुवखंड है, चुंबक के ध्रुवखंड N और S जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, चुंबक के क्या है बच्चों? ध्रुवखंड है जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ये N है, ये S है। इसके बीच में A, ये कुंडली होती है बच्चों आयताकार, एल्यूमिनियम की आयताकार कुंडली, एल्यूमिनियम की आयताकार क्या होती है? कुंडली होती है। एल्यूमिनियम की आयताकार कुंडली होती है। ठीक है, ये इसके बीच में C क्या है बच्चों? ये है नर्म लोहे का क्रोड है। नरम लोहे का क्या है? क्रोड। देखिए मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं ना। NS क्या चीज है? चुंबक के ध्रुवखंड है जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। बीच में बच्चों ये A, आयताकार एल्यूमिनियम की
ए फॉर एल्यूमिनियम याद रखना, ये कुंडली है, आयताकार कुंडली है, बीच में सी नर्म लोहे का क्या रखा हुआ है, क्रोड रखा हुआ है, नर्म लोहे का क्रोड रखा है। ठीक है, ऊपर आगे बढ़ेंगे, एम लिखा है, एम फॉर मिरर, मिरर मतलब क्या है बच्चों, दर्पण है। ठीक है, ये फिर ऊपर एफ लिखा हुआ है, क्या लिखा है बच्चों, एफ। एफ क्या है यहाँ, ये है फास्फर, ये है फास्फर ब्रांच की पत्ती बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, फास्फर ब्रांच, ब्रांच की पत्ती। ठीक है, ये होता है बच्चों फास्फर ब्रांच की पत्ती। ठीक है, फास्फर एक तरह की धातु होती है, उसकी छीलन होती है, कोई भी धातु रहता है ना, उसको अगर हम छील दें तो क्या निकलती है, पतली रस्सी निकलती है, जैसे पेड़ों की छीलन होती है वैसी ही एक फास्फर ब्रांच होता है बच्चों, धातु होती है, उसकी पत्ती होती है, उसकी सहायता से लटकाया जाता है। तो एफ क्या चीज है, एफ फास्फर ब्रांच की पत्ती है। एच बच्चों लटकाने के लिए क्या चाहिए हमको, हुक, एच हुक है। ठीक है, एसपी नीचे, एसपी, एसपी क्या चीज है, ये स्प्रिंग है, ये क्या चीज है, स्प्रिंग है। और दो आपको दिखाई दे रहे हैं, T1 और T2, T1 और क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, T2, ये दोनों क्या चीज है, ये संयोजक पेच, स्क्रू हैं, जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, करंट फ्लो कराया जाता है। ठीक है, ये संयोजक पेच है, ये संयोजक पेच है। तो इतनी चीजें मैंने बताया इसमें, ध्यान से एक बार देखिएगा, डायग्राम को फिर से एक बार देखना बच्चों। मुख्य रूप से क्या है, दो चुंबक के ध्रुवखंड है बच्चों, जिसके बीच में एक आयताकार कुंडली लटकी हुई है, एल्यूमिनियम की कुंडली होती है, ए नाम दे दिए। बीच में नर्म लोहे का क्रोड होता है, जिसे हमने सी से डिनोट किया है। ठीक है, अब ये क्या चीज है, निलंबित, निलंबित मतलब लटकाया गया, किसकी सहायता से लटकाया गया इसको हमने फास्फर ब्रांच की पत्ती एफ की सहायता से लटकाया है। एफ क्या चीज है बच्चों, फास्फर ब्रांच की पत्ती है। उसी के नीचे ठीक हमने एक दर्पण एम लगा दिया है। ठीक है, मिरर इसका भी यूज होता है, जब इसको प्रयोग किया जाता है वहां इसका यूज होता है। फिर आगे हुक, हुक से एक संयोजक पेच T1 कनेक्ट है। फिर नीचे बच्चों क्या कर दिया गया, हमने एक स्प्रिंग SP, एक स्प्रिंग क्या लगा दिया, SP लगा दिया, वहां से दूसरा संयोजक पेच T2। तो ये होता है डायग्राम, किसके लिए, निलंबित कुंडली धारामापी के लिए। ठीक है, निलंबित कुंडली धारामापी के लिए। देखिए, ठीक है, इसका प्रयोग हम आगे बताएंगे, ये पहले आप सीख लो, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है इसका डायग्राम वगैरह, तो डायग्राम आपको यहां से मालूम होना चाहिए। ऐसे देखेंगे बच्चों हम किलकित, किलकित पियोटेड, ठीक है, जिसमें किल लगा होता है, किलकित, किलकित किल वाला। तो यहां पर देखना बहुत कुछ वैसी दिखाई देगा। NS, फिर से एक बार NS, ये क्या है हमारे पास, चुंबक के ध्रुवखंड, चुंबक के क्या है बच्चों, ध्रुव खंड NS। ठीक है, NS चुंबक के ध्रुवखंड है। अब यहां पास बच्चों दो किल है, पियोट, P1 P2, क्या देंगे बच्चों हम नाम इसको, P1 और P2 हम नाम दे सकते हैं, P1 और P2। ये पियोट, पियोट मतलब क्या होता है, किल। ठीक है, ये है ए, कुंडली है, किसकी कुंडली है, एल्यूमिनियम की आयताकार कुंडली है। सी मैंने बताया आपको, सी क्या होता है, नर्म लोहे का क्रोड। फिर से एक बार देखो, नर्म लोहे का क्रोड जो कि आयताकार कुंडली के बीच में है। ठीक है, नर्म लोहे का क्या है बच्चों, क्रोड है। पी, पी संकेतक, संकेतक पॉइंटर, पी संकेतक क्या बोलते हैं, पॉइंटर, ये पॉइंटर लगा हुआ है। ठीक है, ये ऊपर में बच्चों यहां पास में क्या है, एक वृत्तीय पैमाना, वृत्तीय स्केल या वृत्तीय क्या होता है, पैमाना होता है, ये लगा हुआ है। ठीक है, अब ये दो धात्विक तार S1 और S2 से संयोजक पेंच T1 और T2 से कनेक्ट है। यहाँ S1 है धात्विक तार और यहाँ क्या है बच्चों, नीचे S2, तारों की सहायता से वो T1 और T2 दो संयोजक पेंच से कसे हुए हैं। यहीं पर मैं आपको इसकी वर्किंग जो है वो बता देता हूँ बच्चों। देखिए इधर, देखिए कैसे मेजरमेंट लिया जाता है। होता क्या है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे रहने के कारण मैंने बताया कि कैसे वर्क करता है। जैसे ही इस कुंडली में, ठीक है, संयोजक पेच की सहायता से हम क्या करेंगे बच्चों, हम धारा प्रवाहित कराएंगे। कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर कुंडली क्या होने लगेगी बच्चों, घूमने लगेगी। कुंडली पर क्या उत्पन्न होगा, कुंडली पर दो बल लगेंगे, दोनों बलों के परिमाण बराबर और दिशाएं कैसी होगी, विपरीत। तो एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, एक फोर्स नीचे लगेगा, एक फोर्स ऊपर लगेगा। ये बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण के प्रभाव से ये क्या होने लगता है बच्चों, घूमने लगता है। और जब घूमेगा ना तो देखो साथ साथ एक पॉइंटर लगा हुआ है,
ये पॉइंटर भी इस पैमाने पर, ये जैसे घूमेगा उसके हिसाब से पॉइंटर भी ये पैमाने पर क्या करने लगेगा बच्चों, घूमने लगेगा। और यही पॉइंटर पर ये जो पाठ्यांक लिखे हैं ना 0, 10, 20, 30, यहां से हम क्या कर सकते हैं, धारा का मापन कर सकते हैं, धारा का मापन कर सकते हैं। बस कितना आसान है, ठीक है। यही आगे जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब सिद्धांत और कार्यविधि की बात करते हैं तो प्रिंसिपल की ही मुख्य रूप से बात करेंगे। देखिए एक बार फिर से वही डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। NS चुंबक के 2 ध्रुवखंड है, ठीक है, बीच में नर्म लोहे की क्रोड है बच्चों, एक कुंडली है और कुंडली के बीच में नर्म लोहे की क्रोड है। यहां पास में जो कुंडली है वो वृत्ताकार दिखाई गई है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, N से S की ओर होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जो तीर के निशान से दिखाई दे रहा है, N से कैसे दिखाई दे रही है, S की ओर दिखाई दे रही है, ठीक है। 2 स्थायी चुंबक है, NS संकेतक पॉइंटर है और ऊपर में एक पैमाना है, वृत्तीय स्केल का क्या है बच्चों, पैमाना है। तो बहुत ही आसान होता है, ध्यान से सुनते जाएंगे मेरी बात को। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि नर्म लोहे की क्रोड को, नर्म लोहे की क्रोड मध्यम है, कुंडली के मध्य में, शक्तिशाली चुंबकों के 2 ध्रुवों के बीच लगाया जाता है। जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्रोड के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह क्रोड अनेक फेरों वाली एक कुंडली होती है। क्लियर है मेरी बात। नर्म लोहे की क्रोड ये कुंडली के कहां रखी है, मध्य में रखी है, आजू बाजू 2 चुंबक के शक्तिशाली क्या है, ध्रुवखंड है। जैसी कुंडली में क्या की जाएगी बच्चों, विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, क्रोड के चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में दिखाया गया है। ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे रहेगा बच्चों, N से कैसे रहेगा, S की ओर होगा, ठीक है। यह क्रोड अनेक फेरों वाली कुंडली होती है, बोलते हैं ये जो क्रोड है वो अनेक फेरों वाली क्या होती है, कुंडली होती है। तो मैंने बताया सबसे पहले क्या उत्पन्न होगा, यहाँ एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है बच्चों। क्या उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण। तो अगर हम कुंडली में बहने वाली धारा को I लें, ठीक है, तो कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू NIAB, ये हमने देखा है लास्ट क्लास में, मैंने आपको पढ़ाया था टाउ इज इक्वल टू NIAB, ये हमने देखा था, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखना बच्चों, फार्मूला हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू NIAB। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर क्या नाम दे देंगे, 1 नाम दे देंगे। आगे अब यहां पर बोलता है माना साम्यावस्था में ऐंठन का कोण। देखिए होता क्या है, ये जो कुंडली होती है ना बच्चों, ये फास्फर ब्रांच की पत्ती से लटकी होती है। हमने बताया किसी धागे से या फिर एक फास्फर ब्रांच की पत्ती से हम लटकाएंगे। जब ये कॉइल घूमेगा तो साथ साथ वो रस्सी भी घूमेगी। रस्सी में क्या उत्पन्न होगा, ऐंठन। आप कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई वस्तु को एक रस्सी से बांध दो और उसको घुमा कर देखो, रस्सी क्या होने लगती है, ऐंठने लगेगी। रस्सी घूमते घूमते क्या होने लगेगी बच्चों, ऐंठने लगेगी। वैसे ये कुंडली भी जहां से लटकाई जाएगी वो जगह में क्या आएगा बच्चों, उस रस्सी में क्या आएगा, ऐंठन। जैसे मैंने फास्फर ब्रांच की बत्ती बताया था तो वहां ऐंठन आएगा। तो यही चीज बोलता है कि माना साम्यावस्था में ऐंठन का कोण, जो ऐंठन है बच्चों उसका कोण फाई रेडियन है और ऐंठन बलयुग्म के, ऐंठन बलयुग्म जो लग रहा है वो के लें। तो ऐंठन कोण फाई के लिए बलयुग्म का आघूर्ण, ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण बोलते हैं ये के फाई होगा। ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा बच्चों, के फाई होगा, ठीक है। तो यहां पर ऐसे हम बोल सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू के फाई। समीकरण नंबर 2 क्या दे दिया बच्चों मैंने, समीकरण 2। तो 2 समीकरण मिल रहे हैं, टाउ इज इक्वल टू NIAB और टाउ इज इक्वल टू के फाई। पहला क्या चीज है, कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण है। दूसरा है जो ऐंठन, ठीक है, जिस रस्सी पर, जिस फास्फर ब्रांच की पत्ती पर लटका रहेगा उसमें जो ऐंठन उत्पन्न होगा, तो ये ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण है। दोनों समीकरण में एक एक पक्ष बराबर है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष को अगर हम बराबर कर दें तो साम्यावस्था में क्या हो जाएगा, ये विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण जो था वो बराबर हो जाएगा बच्चों ऐंठन बलयुग्म के आघूर्ण की। ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हम फार्मूला को लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, यहां पर मैं लिख देता हूं कहां से, समीकरण 1 और समीकरण कहां से, 2 से। NIAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, के फाई। यहां से हम I के लिए फार्मूला निकाल सकते हैं, के फाई। NAB को नीचे ले आए, ये I के लिए फार्मूला मिल गया, ठीक है। अब आगे देखिए यहां पर I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलता है G फाई। अब G क्यों लिखे, क्योंकि G एक नेतांक होता है जिसे हम धारामापी का नेतांक बोलते हैं बच्चों, और ये पूरा का पूरा एक नियत राशि KNAB, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्या है बच्चों, नियत राशि है। तो ये धारामापी नेतांक होता है, जहां G एक नेतांक है जिसे धारामापी नेतांक कहते हैं। तो अगर ये नेतांक है, G एक नेतांक है बच्चों, तो I इक्वल G फाई आया, तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I प्रोपोर्शनल टू क्या मिलता है, फाई।
तो हम बोल सकते हैं कुंडली में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यही धारामापी का क्या होता है बच्चों, सिद्धांत होता है, उसका क्या होता है, उसका प्रिंसिपल होता है। तो दो चीजें याद रखना, एक विक्षेपक बल युग्मक आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू NIAB, और दूसरा जो ऐंठन उत्पन्न होता है तो ऐंठन बल युग्मक आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू K5, दोनों को आपस में इक्वल करना, I को एक तरफ रखना, बाकी सबको दूसरे पक्ष में, KNAB 5 हो गया बच्चों। ये जो KNAB आता है उसको हम धारामापी नियतांक G से दिखाते हैं, G इज इक्वल टू KNAB, तो I इज इक्वल टू G5 हो गया, जहां G एक नियतांक है जिसे धारामापी नियतांक कहते हैं, तथा I प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है बच्चों, 5 हो जाता है, I प्रोपोर्शनल टू 5 हो जाता है। तो इस प्रकार कुंडली में प्रवाहित जो धारा होती है उसमें उत्पन्न विक्षेप के क्या हो जाती है बच्चों, अनुक्रमानुपाती हो जाती है। ये धारामापी का क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। याद रहेगा ना ये। आगे सुनिएगा, अब एक और यहीं पर टॉपिक आता है बच्चों धारामापी की सुग्राहिता की। धारामापी की सुग्राहिता क्या होती है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सुग्राहिता यही है कि कोई भी धारामापी है अगर उसमें बहुत ही कम धारा प्रवाहित की जाए तब भी उसका जो पॉइंटर होता है ना, जो उसका जो संकेतक होता है उसका विक्षेप का अधिक होना, इसे हम सुग्राहिता कहेंगे। बात समझ में आ रही है, कम धारा प्रवाहित होने पर भी क्या जो पॉइंटर है, जो संकेतक है, उसका अधिक डिफ्लेक्ट होना या अधिक विक्षेपित होना, वही सुग्राहिता कहलाती है। तो यहां पर मैं आपको धारामापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सुनिएगा, लिखा भी वही है कि जब किसी धारामापी में अल्प धारा प्रवाहित करने पर अथवा उसके सिरों पर अल्प वोल्टता लगाने पर, कोई धारामापी है उसमें हम बहुत ही कम धारा प्रवाहित कर रहे हैं या उसके सिरों पर बहुत ही कम वोल्टेज लगा रहे हैं बच्चों, लगाने पर भी कुंडली में अधिक विक्षेप होता है, तो उस धारामापी की सुग्राहिता क्या होती है, अधिक होती है। सिंपल सी बात है, कम करंट फ्लो करा रहे हैं, डिफ्लेक्शन कम होना चाहिए, मगर हो क्या रहे हैं यहां, बहुत ही कम धारा प्रवाहित करने पर भी वो अधिक डिफ्लेक्ट हो रही है, तो हम क्या बोलते हैं, उसे धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। अब देखिए धारामापी की जो सुग्राहिता होती है बच्चों, वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहले नंबर में है धारा सुग्राहिता और दूसरे नंबर में बच्चों वोल्टता सुग्राहिता। चलिए दोनों को समझते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से डेफिनेशन होते हैं। सबसे पहले धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी की बात करते हैं कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती है। किसी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसकी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को उसकी धारा सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, अगर धारामापी में हम कोई इकाई धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में जो उत्पन्न विक्षेप है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसकी धारा सुग्राहिता कहेंगे। अथवा विक्षेप प्रति एकांक धारा को, मतलब हर एकांक धारा पर जितनी विक्षेप उत्पन्न होती है, विक्षेप प्रति एकांक धारा मतलब क्या है, हर बार इकाई धारा प्रवाहित करने पर जितनी विक्षेप उत्पन्न होगी उसे हम क्या कहेंगे, धारा सुग्राहिता कहेंगे। अगर बोलता है धारामापी में आई धारा प्रवाहित की जा रही है, कितनी धारा प्रवाहित की जा रही है, आई धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप कितना हो, बोलता है बच्चों थीटा हो, तो धारा सुग्राहिता SI से दिखाएंगे इसको, थीटा अपॉन आई। इसको समझिएगा ना, जबकि आई धारा प्रवाहित करने पर कितना विक्षेप, थीटा, आई धारा पर कितना, थीटा, इसलिए एक धारा पर या इकाई धारा पर बच्चों थीटा अपॉन आई। कितना सिंपल है, यही से परिभाषा भी बन गई। धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को हम क्या कहते हैं, उसकी धारा सुग्राहिता। आई धारा पर थीटा विक्षेप उत्पन्न हो रहा है तो एक धारा पर थीटा अपॉन आई, इसके जगह आप 5 भी यूज कर सकते हैं, कोई उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमको आई की वैल्यू मालूम है, आई इज इक्वल टू क्या है बच्चों, KNAB, थीटा है हमारे पास में। ठीक है, ये हमने पीछे देखा है। ठीक है, ये हमने पीछे देखा था बच्चों, इसके बाद हमने देखा था, ये याद रखना, K इज इक्वल टू INAB। ठीक है, ये हमने देखा हुआ है, तो इसको आप याद रखना कि ठीक है ये होता है। तो आई के प्लेस में अगर हम लगा दें तो आई के प्लेस में लगाने से क्या होगा, थीटा थीटा कैंसिल होगा। देखिए इधर ना, ये SI, ये थीटा, आई के जगह मैं क्या रख दूंगा, K अपॉन NAB, ये इनटू थीटा, तो थीटा थीटा क्या हो गया, कैंसिल, NAB ऊपर, K नीचे आ जाएगा। K कैसा आ जाएगा बच्चों, नीचे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं बच्चों इसकी धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। SI इज इक्वल टू फार्मूला आ गया NAB K। वैसे वोल्टता सुग्राहिता, वोल्टेज सेंसिटिविटी, विक्षेप प्रति एकांक वोल्टता को, जैसे विक्षेप प्रति एकांक धारा को हमने धारा सुग्राहिता कहा था, वैसी विक्षेप प्रति एकांक वोल्टता को हम वोल्टता सुग्राहिता कहेंगे। यहां पर भी ले सकते हैं, धारामापी की सिरों पर V वोल्टता लगाने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप कितना हो, थीटा हो, तो वोल्टता सुग्राहिता SU इज इक्वल टू थीटा अपॉन V।
इसको भी ऐसे समझ सकते हैं, V वोल्टेज पर कितना विक्षेप थीटा, इसलिए प्रति एकांक वोल्टेज पर थीटा अपॉन V, ये ऐसे। किंतु हमको मालूम है V इजिकल टू क्या होता है IR, तो अगर हम V की जगह IR रख देंगे तो SU इजिकल टू क्या हो जाएगा थीटा अपॉन IR। फिर से I की वैल्यू पुट करना KNAB थीटा, ठीक है, I की जगह KNAB थीटा, तो क्या हो जाएगा K तो रहेगा, थीटा थीटा कैंसिल होगा, NAB ऊपर चला जाएगा, तो SU इजिकल टू बच्चों NBA अपॉन क्या हो जाएगा KR, NBA अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों KR। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहां से आपको हो सकते हैं कभी पूछे जाएं कि धारामापी की सुग्राह्यता के लिए n का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात कुंडली में फेरों की संख्या क्या होनी चाहिए बच्चों, अधिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास आ रहा है NBA अपॉन K, हमने पढ़ा SI इजिकल टू बच्चों NBA अपॉन K, ठीक है। तो इससे क्या होता है, n का मान अधिक होना चाहिए क्योंकि सुग्राह्यता SI प्रोपोर्शनल है किसके, n के, तो n का मान अधिक होना चाहिए अर्थात कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। तो SI प्रोपोर्शनल टू n से हमको समझ में आता है कि अगर कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रहेगी तो सुग्राह्यता अधिक होगी। A का मान अधिक होना चाहिए अर्थात कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। ये कहां से मिला, चूंकि हमारे पास SI प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों A है, तो क्षेत्रफल अधिक होगा तो सुग्राह्यता भी क्या होगी बच्चों, अधिक होगा। B का मान अधिक होना चाहिए, B भी प्रोपोर्शनल है, SI प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों B है, तो B का मान कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। B का मान अधिक होना चाहिए अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होना चाहिए। इसके लिए शक्तिशाली नाल चुंबक और कुंडली के अंदर क्रूड का उपयोग करना चाहिए। वो जो हमने कुंडली के बीच में हमने नरम लोहे का क्रूड रखा था ना, वो इसीलिए रखा था क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होने पर क्या होना चाहिए बच्चों, क्या हो जाएगा, जो सुग्राह्यता है वो भी बढ़ जाएगी। K का मान कम होना चाहिए। K का मान, K क्या था, ऐंठन बलयुग्मक आघूर्ण था, जो रस्सी था ना, जो फास्फोरस ब्रांच का पत्ती था उसका ऐंठन था, तो K का मान कम होगा। क्यों कम होगा, यहां दिखाई दे रहा है SI इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके, 1/K के, ठीक है। तो K का मान कम होना चाहिए अर्थात निलंबन तार या स्प्रिंग की ऐंठन दृढ़ता कम होनी चाहिए। इसके लिए फास्फोरस ब्रांच के तार या स्प्रिंग का उपयोग करना चाहिए। बात समझ में आई होगी आपको, ये चारों के चारों पॉइंट याद रखना। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं धारामापी की सुग्राह्यता की जो निर्भरता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बिल्कुल हमने धारामापी से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स आपको बता दिए। धारामापी क्या है, निलंबित कुंडली धारामापी क्या है, किलकित कुंडली धारामापी क्या है बताया बच्चों, और धारामापी की सुग्राह्यता बिल्कुल बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम अगले लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या बताएंगे, हम संठ के बारे में बताएंगे। इसी से आगे धारामापी से ही आगे आता है बच्चों संठ। संठ क्या है, संठ के उपयोग, लाभ, हानि, उसका सिद्धांत, तो वो सारी बातें हम लेक्चर नंबर 11 में करेंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस की जो PDF है बच्चों, तो आप PDF चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ, ये ज्वाइन करना, गोपाल सर फिजिक्स डाउट नट, ये सर्च करने से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ हमारी सारी लाइव क्लासेस की PDF जो है वो आपको अवेलेबल करा देंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जरूर कमेंट करके बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी। ओके, फिर मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। थैंक यू।